नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। दूसरे विश्व युद्ध की आमद हुए 3 बरस हो चुके थे। अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में जापान की इंपीरियल आर्मी दिन ब दिन और बर्बर होती जा रही थी। चीन, रूस उसके आतंक का शिकार हो चुके थे और अब बारी थी बर्मा की। जापान का हमला हो चुका था। बर्मा की सेना बैकफुट पर थी और उसका साथ दे रही इंडियन आर्मी की 17th इन्फेंट्री डिवीजन का भी यही हाल था। कैप्टन, 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 आंखें खोलिए कैप्टन। सूबेदार मेहर सिंह अपने कंधे पर 28 साल के एक शख्स को लादे मेडिकल कैंप की तरफ भाग रहे थे। उसे 7 गोलियां लगी थी। शरीर से रिश्ता खून वर्दी से होता हुआ जमीन पर टपक रहा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी और सूबेदार मेहर सिंह की आवाज तेज। कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन। मेडिकल कैंप पहुंचते ही सूबेदार मेहर सिंह ने डॉक्टर को शख्स का इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने उसकी नब्ज जांची और इलाज करने से इनकार कर दिया। इनका इलाज करना बेकार है, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि हम दूसरे मरीजों पर ध्यान दें। इतना सुनना था कि सूबेदार मेहर सिंह ने ताव में अपनी राइफल डॉक्टर की ओर तान दी और कहा, डॉक्टर, हम अपने ऑफिसर को जापानियों से लड़ते हुए अपने कंधे पर उठा कर लाए हैं और हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे सामने इसलिए मर जाएं क्योंकि आपने उनका इलाज नहीं किया। आप उनका इलाज करिए, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। डॉक्टर ने अनमने ढंग से ऑपरेशन शुरू किया। कुछ घंटों बाद अच्छी खबर आई। हेलो, सूबेदार मेहर सिंह स्पीकिंग। कैप्टन सैम मैनेकशॉ इज सेफ। आई रिपीट, कैप्टन सैम मैनेकशॉ इज सेफ। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जिनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. पंजाब, जिसके सीने पर अंग्रेजों ने लगातार घाव किए, 1929 में फिर उबल रहा था। पंजाब में किसान अब अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। उन्हीं दिनों 15 साल के सैम अपने पिता होर्मुज़जी मानेकशॉ के फैसले पर आपत्ति जता रहे थे। होर्मुज़जी पेशे से डॉक्टर थे। पिता की तरह सैम भी डॉक्टरी पढ़ना चाहते थे, लेकिन भारत में नहीं बल्कि लंदन में। पिता ने वादा भी किया कि अगर सैम ने 12वीं में अच्छा किया तो उन्हें लंदन भेज देंगे। सैम ने परीक्षा पास कर ली। यह खबर देने वो होर्मुज़जी के पास पहुंचे, अपनी मार्कशीट दिखाई और अपने पिता को उन्हें लंदन भेजने का वादा याद दिलाया। होर्मुज़जी ने एक नजर सैम को देखा और बोले, तुम अभी केवल 15 साल के हो सैम, 18 साल के हो जाओ फिर भेज दूंगा। पिता के ये बोल 15 साल के सैम के लिए विश्वासघात थे। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए होर्मुज़जी के हाथों से मार्कशीट ली और बोले, पापा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, मैं ये याद रखूंगा। होर्मुज़जी सैम के बचपने को देखकर मुस्कुरा दिए, मगर सैम अपनी बातों को लेकर गंभीर थे। उन्होंने पिता से कभी भी बात न करने की कसम खाई। साल बीत गया, मगर वो अपने प्रण पर अडिग रहे। इंग्लैंड जाने का सपना संजोए सैम अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने लगे। 2 साल बीत गए। एक रोज वो अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक विज्ञापन दिखा। द रॉयल मिलिट्री एकेडमी में भर्ती की परीक्षा होने वाली थी। सैम पंजाब से बाहर निकलना चाहते थे। इसी आस में वो माँ के पास गए और बोले, माँ, मुझे 500 रुपए चाहिए, मिलिट्री एकेडमी की परीक्षा का फॉर्म भरना है। सैम की ये बात सुनकर माँ को हैरत हुई। फिर उन्हें लगा कि शायद मन बहलाने के लिए सैम परीक्षा दे रहे हों। उन्होंने पैसे दे दिए। परीक्षा हुई तो सैम पास कर गए। 30 सितंबर 1932 को सैम पहली मर्तबा एकेडमी पहुंचे और बी कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए। सैम उस वक्त बहुत अनुशासनहीन थे। कई बार इसके चलते उन्हें सजा भी हुई, मगर सैम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आए। इसी से जुड़ा एक किस्सा हमारे साथी गर्वित सुनाते हैं।
1933 के शुरुआती महीने में एक बार मानेकशॉ अपने 2 दोस्तों के साथ आउट पास पर मसूरी चले गए। जिस रोज उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी थी उससे एक रोज पहले रात में उन्होंने बस पकड़ने की सोची, लेकिन बस छूट गई। फिर उन्होंने सोचा कि अगर कल एकेडमी गए और बस छूटने की बात कही तो सजा मिलेगी, तो सजा से बचने के लिए उन्होंने निदान केंद्र पर खुद को बीमार बताया। लेकिन ये पोल खुल गई, जिसके बाद उनका कॉर्पोरल का ओहदा छीन लिया गया और निचली पोस्ट जेंटलमैन कैडेट में शामिल कर दिया गया। उस वक्त के कमांडेंट ब्रिगेडियर थे LP कॉलिस। उन्होंने समर हाफ 1934 की एक रिपोर्ट में मानेकशॉ के बारे में लिखा था कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझें तो उनमें सामर्थ्य है कि वे अच्छा कर सकते हैं। कई दफा डिसिप्लिनरी एक्शन की जद में आ चुके सैम 1934 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा देने लगे। सैम मानेकशॉ पर किताब लिखने वाली लेखिका हनादी फल्की बताती हैं। 1934 में IMA से ग्रेजुएट होकर सैम मानेकशॉ जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे। पहले तो वो सेकंड बटालियन में थे, द रॉयल स्कॉट्स में, और फिर उसके बाद उनकी पोस्टिंग 4th बटालियन द 54th 6 में हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड में सैम मानेकशॉ जी कैप्टन के रूप में जापानी हमले से के खिलाफ बर्मा के बचाव कर रहे थे और जंग के मैदान में ही उन्हें अपनी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस रिबन भी सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि मिलिट्री ग्राउंड में किसी को ये मिलता नहीं है। फिर 1946 में 6 महीने के लेक्चर के तौर पे वो ऑस्ट्रेलिया गए और उनकी वापसी पे उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था। 1947 में भारत के आजाद होने पर वो पहले अपने 16th पंजाब रेजिमेंट में थे और फिर उन्हें 3rd बटालियन 5th गोरखा राइफल्स का कमांड मिला। भारत की आजादी भारत का विभाजन भी लेकर आया था और सैम के लिए भारत विभाजन वज्रपात बनकर टूटा। एक और उनके गृह राज्य को सांप्रदायिकता का जहर निगल रहा था और वहीं दूसरी तरफ उनका 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट अब पाकिस्तान के हवाले होने वाला था। सैम उदास थे। एक रोज अपने साथियों के साथ बैठे तो उनका सारा दुख फूट पड़ा। बात जिन्ना तक पहुंची तो वो सैम से मिलने आए और सैम को पाकिस्तान चलने का प्रस्ताव दिया। सैम मुस्कुरा दिए। उन्होंने जिन्ना से कहा, सर मैं आपके प्रस्ताव की कद्र करता हूं, लेकिन माफ करें मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा देश भारत है और भारत ही रहेगा। सैम की इस बात पर जिन्ना झेप गए, मगर 20 साल बाद यही वाकया सैम के लिए मुसीबत बनने वाला था। मगर उससे पहले उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आने वाले थे। 1950 के बाद से ही चीन भारत में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगा था। एयरफोर्स के सीनियर अफसर KC करियप्पा और आर्मी चीफ KS थिमैया सरकार को लगातार चेता रहे थे, मगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस गफलत में थे कि चीन हिमालय पार कर हमला नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन की भी यही राय थी। लगातार आगाह कर रहे थिमैया मेनन को खटकने लगे। मेनन बस एक मौके की तलाश में थे जब थिमैया को आर्मी चीफ के पद से हटाया जा सके। मानेकशॉ तब जम्मू रीजन के 26 डिवीजन सीज फायर लाइन पर तैनात थे। एक दिन रक्षा मंत्री मेनन हालात का जायजा लेने वहां पहुंचे। सब कुछ देख लेने के बाद उन्होंने सैम को इशारा करके पास बुलाया और बोले, जनरल थिमैया के बारे में क्या सोचते हो? क्या वो सही अफसर लगते हैं? ये सवाल सुनते ही सैम तपाक से बोल पड़े, मिस्टर मिनिस्टर, वो मेरे चीफ हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कुछ सोचूं इसकी मुझे इजाजत नहीं। आज आप मुझसे मेरे चीफ के बारे में पूछ रहे हैं, कल को आप मेरे ब्रिगेडियर्स कर्नल्स के बारे में मुझसे यही सवाल करेंगे। इससे आर्मी का डिसिप्लिन खराब होता है सर। आइंदा कभी भी किसी भी आर्मी अफसर से इस तरह के सवाल ना कीजिएगा। मेनन सैम से ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने तिरछी नजरों से सैम को देखा और बोले, अंग्रेजों वाली सोच से बाहर आ जाओ तुम, और जहां तक बात रही थिमैया को हटाने की तो वो तो मैं करके ही रहूंगा। सैम को लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही उन्हें पता चला कि उन पर आर्मी कोर्ट की इंक्वायरी बैठी है। सवाल जवाब होते रहे और सैम हमेशा खुद को निर्दोष बताते रहे। देखते ही देखते साल बीत गया। अभी सैम पर कोई फैसला आ पाता कि तभी चीन ने भारत पर हमला कर दिया। महीने भर चले युद्ध में भारत को बहुत नुकसान हुआ। अक्साई चिन की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चीन ने हथिया ली। कोर्ट की इंक्वायरी के कारण सैम युद्ध में भाग न ले सके, मगर युद्ध के बाद परिस्थिति बदली। 1962 के युद्ध ने रक्षा मंत्री VK मेनन की छवि धूमिल कर दी। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
सैम ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक अपनी बात पहुंचाई और बोले, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस कोर्ट इंक्वायरी के कारण मेरा प्रमोशन 18 महीने तक होल्ड पर चला गया है। नेहरू ने सैम को मदद का भरोसा दिलाया। उन पर से इंक्वायरी हटा दी गई और 2 दिसंबर 1962 को 4th कॉर्प्स, जिसकी असम और पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनाती रहती है, उसका सैम को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। 1962 युद्ध में हार पर सैम ने अपना पक्ष रखा था और हार का कारण सेना में राजनीति के दखल को बताया था। कृष्णा मेनन थे डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार हिंदुस्तान में फौज के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस किया उन्होंने और पॉलिटिकल जनरल्स बनाए, जैसे जनरल उमराव सिंह, जनरल कॉल वगैरह। तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जनरल थापा, उनके पास मॉरल करेज नहीं थी टू स्टैंड अप। जब पंडित जी ने कहा चाइना आ गए था कि थ्रो देम आउट, उस वक्त उसने हिम्मत से नहीं कहा कि मेरी फौज अभी तैयार नहीं है, उनके पास सामान नहीं है वगैरह। उसने बस ऑर्डर मान लिया, ऑर्डर दे दिया इनको। फौज तैयार नहीं थी, कमांडर्स नालायक थे, उसलिए नहीं तो फौज कभी हार नहीं सकती। 1962 युद्ध को 2 साल गुजर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की तबीयत नासाज रहने लगी थी। सेना अध्यक्ष JL चौधरी को चिंता होने लगी कि अगर नेहरू को कुछ हो गया तो दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो सकता है। उन्होंने पश्चिमी कमान के कमांडर सैम के नाम एक पत्र लिखकर उसे मुंहबंद लिफाफे में उप सेना अध्यक्ष जनरल वडालिया के पास छोड़ते हुए कहा, इसे आप अपने पास रखें। अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो इसे सैम मानेकशॉ तक पहुंचा दीजिएगा। इस वाक्य के कुछ ही महीने बाद 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया। नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया है। रेडियो पर चल रहे इसी प्रसारण के बीच मानेकशॉ के ऑफिस की घंटी बजी। दूसरी तरफ जनरल वडालिया थे। उन्होंने कहा, हेलो सैम, सेना अध्यक्ष ने आपके लिए एक चिट्ठी मेरे पास छोड़ी है। मैं उनके सभी निर्देश आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको गुप्त फोन पर आना होगा। सैम गुप्त फोन पर आए तो पता चला कि सेना अध्यक्ष ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो अंबाला से 4 इन्फेंट्री डिवीजन और आगरा से 50 पैराशूट ब्रिगेड के साथ दिल्ली पहुंचे ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। सैम ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पश्चिम में प्रशासन बिगड़ने का खतरा है। उन्होंने एक पत्र में अपना विरोध लिखकर सेना अध्यक्ष को भेजा और उनके निर्देश का पालन करने चले गए। नवंबर 1964। सैम अब कलकत्ता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किए गए। सैम इससे नाखुश थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो रक्षा मंत्री YB चौहान ने सैम को तबादले के लिए इंदिरा से बात करने की सलाह दी। सैम ने बात की तो इंदिरा ने तबादले का भरोसा भी दिलाया, जिसने 1966 के अप्रैल में एक बहस का रूप ले लिया। आज तक रेडियो में हमारी साथी खुशबू कुमारी ये किस्सा सुनाती हैं। तो ये 1966 के मार्च या अप्रैल की बात है, जब सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी से उनके उत्तराधिकारी के बारे में राय ली गई और उन्होंने जवाब में सरकार को सैम मानेकशॉ का नाम उत्तराधिकारी के लिए सजेस्ट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सैम से कहा कि वे उन्हें अगला सेना प्रमुख नियुक्त करना चाहती हैं। इस पर मानेकशॉ ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी और उनका ये तर्क था कि जनरल कुमार मंगलम उनसे सीनियर है, इसीलिए उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी फिर भी नहीं मानी, क्योंकि वो मानेकशॉ को ही सेना प्रमुख बनाना चाहती थी। फिर उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज। उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था और प्रधानमंत्री से कहा कि अगर जनरल कुमार मंगलम को अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है तो जो सभी दक्षिण भारतीय राज्य हैं वे उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो जब ये पूरी बात सामने आई इंदिरा गांधी को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कामराज की बात फाइनली मान ली और जनरल कुमार मंगलम को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और जून 1969 में सैम मानेकशॉ उनके उत्तराधिकारी बने। 1969 में जनरल कुमार मंगलम के रिटायर होने के बाद सैम सेना प्रमुख बन गए, मगर पदभार संभालते ही एक बड़ी समस्या सामने मुंह फाड़े बैठी थी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की स्थिति खराब थी। उसके पूर्वी हिस्से से कत्ले-आम की खबरें आ रही थीं और आरोप पश्चिमी पाकिस्तान पर लग रहा था। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন,
हजारों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बनने को मजबूर थे। इसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समस्या बढ़ा दी। उन्होंने अमेरिका से मदद की अपील की, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। अब एक ही रास्ता बचा था, पूर्वी पाकिस्तान पर हमला। 25 अप्रैल 1971 को कैबिनेट बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में सैम ने हमले से इनकार कर दिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर और सैन्य इतिहासकार चित्तरंजन सावंत बताते हैं, कोई तैयारी नहीं है, कोई पूर्व सूचना नहीं है। हमारे टैंक्स आधे से अधिक इस समय युद्ध के योग्य नहीं है और हमारी तोपें हैं तो उनमें गोला बारूद नहीं है। वो नदियों, नहरों, छोटी छोटी नदियों से तमाम फैला हुआ है, तो इसीलिए वो नदियां इतनी उफान लेती हैं कि समुद्र का रूप ले लेती हैं और वहां युद्ध असंभव होता है। हमारे पास कोई एम्फीबियस टैंक्स नहीं थे उस समय, तो हमें लेने थे वो। और इसके अलावा दलदल हो जाता है, दलदल में टैंक्स फंस जाते हैं। जब हम एक बात तो जब सामरिक रूप से तैयार नहीं थे, दूसरा ये कि युद्ध क्षेत्र ऐसा था जहां बरसात में युद्ध लगभग असंभव था। सैम मानेकशॉ ने इंदिरा से तैयारी के लिए 8 महीने का समय मांगा। तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे, जिसकी कमान संभाल रखी थी शेख मुजीबुर रहमान ने। वो लगातार पाकिस्तान सरकार को ललकार रहे थे और नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। इधर अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए इंदिरा ने अगस्त 1971 को सोवियत यूनियन के लिए उड़ान भरी। इस दौरे के 2 महीने बाद ही भारत और सोवियत यूनियन ने 20 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। एक तरफ इंदिरा पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी में लगी थी, तो दूसरी ओर सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ पाकिस्तान के अंदर ही उसे घेरने की तैयारी कर चुके थे। सैम ने कलकत्ता में पूर्वी कमान के प्रमुख को ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन 52 के तहत एक टॉप सीक्रेट नोट भेजा और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया, ताकि वो पाकिस्तानी सेना को अंदरूनी लड़ाई में उलझा कर रख सकें, जिससे बांग्लादेश निर्माण में मदद मिले। सैम के निर्देश का पालन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में नींव पड़ी मुक्ति वाहिनी की, जिसने बांग्लादेश निर्माण की मुहिम को तेज कर दिया। बांग्लादेश बनाने की मांग लिए सड़कों पर उतर रहे लोग पाकिस्तानी सरकार को खटकने लगे थे। सरकार किसी भी सूरत में विरोध की आवाज को दबाना चाहती थी और तभी सामने आया अब तक का सबसे क्रूर ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्चलाइट। पूर्वी पाकिस्तान में जो कोई पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आवाज उठाता, उसकी आवाज दबा दी जाती। सरेआम महिलाओं का बलात्कार किया जाता और उसे जीत के तौर पर प्रदर्शित किया जाता। पानी अब सिर से ऊपर जाने लगा था। लाखों लोग मार दिए गए। इंदिरा अब जंग चाहती थी, लेकिन सैम पहल पाकिस्तान की ओर से पहले चाहते थे। 3 दिसंबर 1971 इंदिरा कलकत्ते के ब्रिगेड ग्राउंड से पाकिस्तान को ललकार रही थी कि तभी उनका सेक्रेटरी एक चिट्ठी लेकर उनकी तरफ बढ़ा। इंदिरा ने उसे पढ़ा और हड़बड़ी में भाषण पूरा कर दिल्ली निकल पड़ी। प्लेन में बैठते ही इंदिरा ने अपने मंत्रियों से कहा, पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, पता नहीं हम दिल्ली सही सलामत पहुंच पाएंगे भी या नहीं। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई शहरों पर बम गिराने शुरू कर दिए थे। दिल्ली में ब्लैक आउट हो गया था, लिहाजा इंदिरा के प्लेन को पंजाब से होकर दिल्ली पहुंचना पड़ा। अब बारी भारत की थी और कमान सैम मानेकशॉ के हाथों में। 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब ने इस मसले पर आज तक से बात की थी, जो युद्ध के वक्त मेजर जनरल थे। उन्होंने अपने हाथों से पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AAK नियाजी को आत्मसमर्पण का पत्र भी सौंपा था। नियाजी टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन। कोई टाउन ने हमला करेगा, हम सीधा जाएगा जैका। सो वी bypass the towns in our plans. So that was the key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. So that was our plan. खतरा बढ़ता देख अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन भारत से रक्षा समझौता कर चुके रूस ने प्रस्ताव पर वीटो कर रोक लगा दी। रूस का भारत को संदेश साफ था, लड़ाई जारी रहनी चाहिए तब तक जब तक ढाका पाकिस्तानी सेना से आजाद ना हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। अमेरिका के बेड़े
स्ट्रेट ऑफ मलिका में थे। दिल्ली बहुत घबराया, हमसे कहा जो शहर हम छोड़कर आ गए हैं उन पर कब्जा करो, लेकिन ढाका नहीं। हम ढाका के बाहर ही थे। हमने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया और ढाका की ओर बढ़ गए। Impossible task, but no mention of Dhaka. We are outside Dhaka. We ignore that. भारतीय सेना ढाका की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर A.A.K. नियाजी कह रहे थे कि किसने कहा कि मैं डर गया हूं, या तो मैं जीतूंगा या फिर मेरे ऊपर से टैंक गुजरेगा। I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You'll see my dead body are alive. जंग जीतने का दावा कर रहे नियाजी के लिए स्थिति बहुत जल्द ही बदल गई। भारतीय सेना के ढाका के नजदीक आते ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वो युद्ध खत्म करने की गुहार लगाने लगे। सैम मानेकशॉ इसके लिए राजी थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर पाकिस्तान युद्ध समाप्ति चाहता है तो उसे 16 दिसंबर सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब। I went to Niazi's office. मैं नियाजी के ऑफिस गया और मेरा ड्राफ्ट किया हुआ सरेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ये मेरा खुद का सरेंडर ड्राफ्ट था और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। मैंने दिल्ली जो ड्राफ्ट भेजा था उसे किसी ने अप्रूव नहीं किया था। Not by anyone. आधे घंटे बाद जनरल जैकब कमरे के अंदर पहुंचे तो सरेंडर का दस्तावेज वैसे ही पड़ा था। नियाजी को पाकिस्तानी हुक्मरान से कोई आदेश नहीं मिल रहा था। अमेरिका ने भी चुप्पी साध रखी थी। अब नियाजी के पास एक ही रास्ता था, सरेंडर। दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। सैम इस लड़ाई के हीरो थे। हालांकि सैम पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई को पश्चिमी पाकिस्तान की ओर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा ने उन्हें रोक दिया था। सैम ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि जब लड़ाई करना है तो वेस्टर्न में भी करूंगा, ईस्टर्न में भी करूंगा। मगर पॉलिटिकली मेरे ऊपर एक असर पड़ी कि अब ये मुझे प्राइम मिनिस्टर का कि हमने क्या कहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे वहाँ 10 लाख रेफ्यूजीज आए हैं, हम कंडीशन मांगते हैं कि ये वापस जाए। अब प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जो तू अभी वेस्ट पाकिस्तान में भी हमला करेगा तो कोई मानेगा नहीं, सब कहेंगे कि बस हिंदुस्तान का इरादा था पाकिस्तान को बर्बाद करने का। तो जो मेरा प्लान था अंदर जाने का, अटैक करने का वेस्ट में, वो लास्ट फ्यू डेज में वो चेंज कर दिया। 1971 युद्ध के 7 महीने बाद ही सैम रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट को 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। 1973 की पहली तारीख को उन्हें फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। सैम पहले सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने फील्ड मार्शल की उपाधि हासिल की थी, लेकिन जल्द ही एक वाक्य ने उन पर देश विरोधी होने का चस्पा लगा दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने उस किस्से का जिक्र कर दिया जब जिन्ना ने उनसे पाकिस्तान चलने की अपील की थी। 1965 और 1971 की जंग में भाग लेने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता बताते हैं, उस समय कांग्रेस भी उनके साथ नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी किसी जर्नलिस्ट को कि पार्टीशन के टाइम अगर मैं पाकिस्तान चला जाता, क्योंकि वो पारसी थे उस समय, इन लोगों को ऑप्शन मिला हुआ था, तो उन्होंने कह दिया किसी जर्नलिस्ट को कि अगर 47 साल में मैं पाकिस्तान चला जाता तो हिंदुस्तान को ये जीत नहीं मिलती। अब उन्होंने अपनी तरफ से एक मजाक के तौर से बोला, लेकिन हिंदुस्तान में और हमारी लीडरशिप ने उसको उस नजरिए से नहीं लिया। राजनीतिक हलकों में सैम के इस बयान से इतना तूफान मचा कि मानेकशॉ कुछ वक्त के लिए पराये कर दिए गए। फील्ड मार्शल होने के नाते उनका रैंक छीनना नामुमकिन था, लेकिन उनकी तनख्वाह को बेहद कम कर दिया गया। इंटाइटलमेंट के तौर पर ना तो उन्हें कार दी गई, ना घर और ना ही स्टाफ। 2002 के बाद हालांकि परिस्थिति बदली, मानेकशॉ को उनका हक मिला। कुछ सालों बाद सैम की तबीयत बिगड़ने लगी। 27 जून 2008 को 94 साल के फील्ड मार्शल का निधन हो गया। लेकिन हैरत इस बात की है कि उनके अंतिम संस्कार में ना तो किसी सेना चीफ की मौजूदगी थी, ना ही प्रधानमंत्री की और ना ही राष्ट्रपति की। देश के हीरो की ये विदाई पीड़ा देने वाली थी। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने सफाई पेश की, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं। तो ये थी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।